वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं और इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत मुल्क के बेशतर हिस्सों में अमन बहाल हुआ। आज भी सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए पूरी कुव्वत से सरगर्म अमल दिखाई देते हैं। इसी सिलसिले में जारी ऑपरेशन शबान के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जहाँ हुकाम के मुताबिक मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हुए हैं और उनके ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। आज हम बात करेंगे कि ऑपरेशन शबान अब तक किस मरहले में है और इसके क्या नताइज सामने आ चुके हैं और सरहद पार से दहशत को मिलने वाली मुबैना मुआवनत रोकने के लिए हुकूमत क्या कुछ इकदाम कर रही है और बलोचिस्तान को अमन और इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हुकूमत की नेक्स्ट हिकमत अमली क्या है। और इसी पे बात करने के लिए नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान के हवाले से हमें बताइएगा, जिसके दौरान बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को मारा गया। इस ऑपरेशन पर क्या कुछ अपडेट्स हैं और क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि ऑपरेशन सही समत में जा रहा है? बिल्कुल जी। दहशतगर्दों के तरफ से एक जारियत की गई थी जिसमें हमारे पुलिस फोर्स के जवान शहीद हुए थे मंगी डैम की तरफ, और फिर उनके लवाकिन ने धरना दिया, BA को किया था कि हमें अमन चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी हो, क्योंकि वॉरफेयर जो होता है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी होती है, और जो लॉफेयर होती है वो हुकूमत वक्त, चाहे सूबाई हो या वफाकी हो, उसकी जिम्मेदारी होती है। और सिक्योरिटी जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसी तरह जो गवर्नेंस होती है वो लेजिटिमाइजेशन प्रोवाइड करती है। तो उस जो जारियत को उसको काउंटर करने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन शाबान के नाम से उन्होंने लॉन्च की, जिसमें 100 से ज़ायद जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नम वासिल हुए। और ये आयन बात है कि बलूचिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि इन तंजीमों को उनके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड करते हैं, और ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं, क्योंकि अगर अमन होगा तभी डेवलपमेंट हो सकेगी, अगर अमन होगा रोजगार तभी आ सकेगी, अगर अमन होगा तभी खुशहाली और तरक्की होगी। और ख़ास तौर पर मैं ये ज़रूरी समझता हूँ मेंशन करना कि बलूचिस्तान जो है एक बफर जोन है, एक वॉर जोन है, और ये जंग जो है आजकल के आम बलूचिस्तानी इस जंग को ओन करता है। पहले माजी में हमने अक्सर देखा होगा कि पॉलिटिकल क्राइसिस या पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की वजह से आम बलूचिस्तानी ने इस जंग को कभी ओन करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जंग वो समझता है कि आम बलूचिस्तानी ये समझता है कि ये जंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस और फित्ततुल हिंदुस्तान या ख्वारिज के दरमियान नहीं, बल्कि ये जंग बलूचिस्तान और पाकिस्तान की अमन क्या है और उसकी तरक्की का है। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है जी। जमाल, मुझे ये बताएं कि बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अब जिस तरह से मैंने इब्तिदा में जिक्र भी किया कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो तंजीमें वहाँ पर मौजूद हैं, हमारी सरहद पार से अफगानिस्तान और भारत जिसमें मुलविस हैं, उनसे मिलने वाली जो मुआवनत है उसके लिए गवर्नमेंट भी कोई काम कर रही है, कोई हिकमत अमली है, प्लान किया हुआ है? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान में एक तीसरा हाथ है, और हम इसको कभी रूल आउट नहीं कर सकते कि बलूचिस्तान के ऊपर एक्सटर्नल जो नजरें हैं, निगाहें हैं, वो भी मौजूद हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हवाले से हो या बलूचिस्तान की जो रॉ नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से हो। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बारहा मुझ समेत कई सियासतदानों ने इसकी निशानदेही कराई है हुकूमत को, और हमने यही वाजे है कि जो हम यहाँ पे काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो रही हैं बलूचिस्तान में, ये सिर्फ और सिर्फ सर काटने के मुतरादिफ है, लेकिन हमें चाहिए कि हम शाखों को काटें, और सबको पता है कि शाखें किधर हैं इन तंजीमों के। रही बात पॉलिसीज की, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि जैसे कि उन्होंने अल्लाह ताला ने बल्कि हमें कामयाबी दी एक बहुत बड़े महाज पे, इंटरनेशनली हम सुरखरू रहे कि हम के ख्वाह उन तबलीग करें कि ये जो तंजीमें हैं नेबरिंग कंट्रीज से ही ऑपरेट करते हैं, और लिहाजा जैसे हैं तो उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी सरजमीन को वो किसी के हाथों किसी के खिलाफ, हमारे सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। तो
تو لہٰذا یہی وقت ہوگا کہ ہم اپنے جو سرحدی پالیسیز ہیں وہ ہم اسے پروموٹ کریں. اور لاسٹلی میں یہ بار جو لگائی گئی تھی اس کو بھی مینشن کرنا چاہوں گا, کیونکہ بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ بہت بیک تعلق رکھتا ہے, اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو بارڈری ایشو ہے ہم نے, کیونکہ ہمارا ایران کے ساتھ بھی بارڈر لگتا ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر لگتا ہے, تو اس بارڈری بار ہم نے شروع کی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے مانیٹرنگ جو ٹولز ہیں ان کی بھی ضرورت ہوگی, اور خاص طور پر جو ہیومن ریسورس ہے اس کی بھی ضرورت ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ حکومت وقت بھی اس پہ کام کر رہی ہے, اور ہمارے سیکورٹی فورسز بھی دن رات ہمارے تحفظ کے لیے سرحدوں کو رئیسانی صاحب, محفوظ بنا مجھے کہ جب انجینئرس کے اوپر, ٹیچرز کے اوپر, ڈاکٹرز کے اوپر, پولیس کے اوپر, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آفیشلز کو نشانہ بنایا جائے گا, اور جو وہاں کا بنیادی انفراسٹرکچر ہے اس پر حملے کیے جائیں گے, تو ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان پھر کیسے ترقی کرے گا؟ سمجھنے کی رن نہیں, یہ ایک گوریلا وارفیئر ہے, یہ ایک ڈیلیبریٹ کوآرڈینیٹڈ وارفیئر ہے جو کہ انفارمیشن بیسڈ ہے, جو کہ نیوکلیس بیسڈ ہے. آپ نے بات کی ابھی ایجوکیٹرز کی, آپ نے بات کی اساتذہ کی, انجینئرز کی, لیکچررز کی, ان ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یا آج سے کہہ سکتے ہیں کہ آرٹ جس کو بلوچستان کے آنے والے جس جواز بنا کر پیش کریں, اچھا ہوگا کہ پولیٹیکل ایکٹرز اس کو جواز بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بلوچستان کی جو مسئلہ ہے وہ تو لٹریسی ریٹ کی وجہ سے لوگ بندوقوں کی طرف جا رہے ہیں یا پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں, لیکن حقیقت تو اس کے برعکس ہے. جب آپ کا ایک پنجابی ٹیچر یہاں پہ بستا تھا, وہ اپنے بچوں کو پڑھاتا تھا, آپ نے اسے مار کے بلوچستان سے غائب کر دیا. جب آپشن یہاں کے آپ کے بچوں کو پڑھاتا تھا کہ آپ نے اسے مار کے بھگا دیا بلوچستان سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ ہے, اور ہمیں اس جنگ کو سمجھنا چاہیے کہ نہ ہی یہ ڈیولپمنٹ کی جنگ ہے, نہ ہی یہ آئیڈینٹی کی جنگ ہے, نہ ہی یہ ٹریڈیشنز کی جنگ ہے. یہ صرف اور صرف بلوچستان اور خاص طور پر پاکستان کے امن کو سیبوتاژ کرنے کی جنگ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بلوچستان اور خاصران کا امن ہوگا, آپ کو نہیں لگتا کہ دوسرے ملک تکلیف ہوگی؟ ضرور تکلیف ہوگی. وہ یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ پاکستان ٹیک آف کرے, کیونکہ اگر بلوچستان ٹیک آف کرے گا تبھی جا کے پاکستان ٹیک آف کرے گا, اور جب بلوچستان ڈسٹرب ہوگا تبھی پاکستان بھی ڈسٹرب ہوگا. تو یہ ان کا خواب ہے, انشاءاللہ کبھی یہ پورا نہیں ہوگا, کیونکہ مجھ جیسے, میرے والد شہید سراج رحسانی جیسے اور باقی سینکڑوں لوگ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان, بلوچستان جو ہے پاکستان کا حصہ ہے, اور پاکستان اور بلوچستان ایک دوسرے سے کبھی نہیں. صحیح. اچھا جمال, مجھے یہ بھی بتائیں, اب آپ کا جس طرح سے کہنا ہے کہ اگر حالات اتنے خراب ہیں تو پھر مستعفی ہونے کو تیار ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف استعفے کی بات کافی ہے, یا حکومت کو دہشت گردی, لاپتہ افراد اسپیشلی, اور عوامی اعتماد جیسے جو مسائل ہیں ان پر بھی قابل پیمائش نتائج دکھانے چاہیے؟ بلنٹ سیاستدان ہوں اور میں نوجوان ہوں, نوجوان ہمیشہ بلنٹ ہی ہوتے ہیں. میں نے ایک بیان جاری کی تھی, بلکہ آج میرے والد صاحب کا برسی بھی تھا, ہم نے یہاں پہ ایک پروگرام کا انعقاد کی تھی, اس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر بلوچستان کے حالات میرے استعفے سے بہتر ہوں گے تو آج میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. اور اسی بیان کو ہمارے بگٹی صاحب ہیں, سی ایم صاحب, انہوں نے بھی سیکنڈ کی تھی کہ اگر ان کے استعفیٰ سے, ہمارے کسی استعفیٰ سے بلوچستان کے حالات اگر بہتر ہوں گے تو وہ آج استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ حل نہیں ہے. بالکل. استعفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پرابلم سے, اپنے چیلنجز سے, ہم اسی استعفیٰ فیکٹر کو لے کے جو آپ کے اپوزیشن سیاستدان ہیں یا لیفٹسٹ ہیں وہ ہمیشہ اس سے کیش کرتے ہیں. آج ہم نے, ہمارے سرفراز بگٹی صاحب نے بیان کیا کہ جب 2008 میں یا 2018 میں جو مسئلے ہوئے تھے تو تب تو کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. مطلب مقصد یہ ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ حل بالکل ہی نہیں ہے. مانا کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں, مانا کہ مسنگ پرسن کا ایشو ہے, مانا کہ شہداء کا ایشو ہے, مانا کہ ٹیررزم ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہے, گڈ گورننس پہ ہم کوشش کریں, لیکن بات یہ ہے کہ ڈو وی ہیو دا پولیٹیکل ول ٹو کاؤنٹر دس. کیونکہ ہم اگر آج استعفیٰ دیں گے تو تاریخ ہمیں
मसलों से भागता हुआ याद रखेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैठ के लोगों को ऑन बोर्ड लेके उनको एंगेज करके, जो आपके लोकल मासेस हैं उनको सुन के, डिस्कोर्स करके, डिबेट करके अगर हम पॉलिसी तय करेंगे, तो तारीख हमें स्टिल हालात में बलूचिस्तान की लीडरशिप हमने संभाली और बलूचिस्तान के हालात हमने बेहतर किए और लोगों को उनका हकूक दी। तो हम उन भगोड़ाओं में से नहीं है कि जो हालात खराब होते ही हम इस्तीफा देंगे। लेकिन हाँ, ये भी ऑप्शन हमने रखा है कि अगर कल हमसे गारंटी पे लिया जाए कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे, तो आज हम एक लम्हा भी देर रईसानी साहब, मुझे लास्टली ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अफगानिस्तान में पहाड़ों में जाकर PLA में शामिल हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं। क्या उन्हें कौमी दायरे में वापस लाने के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट किसी किस्म की बातचीत या फिर रिकन्सिलिएशन के जो मेथड है उस के प्रोग्राम को शुरू करने का इरादा रखती है? करता है, और माँ का दिल बहुत ही बड़ा होता है, चाहे औलाद जितना भी बिगड़ा हुआ हो। हमने हर वक्त, चूंकि मैं खुद एक शहीद का बेटा हूँ और हमारे घरों से सैकड़ों हमारे अजीजों के साथियों के जनाजे उठे हैं, लेकिन फिर भी हम सियासी अमल का हमें बिलीव करते हैं, और सियासी अमल का सबसे पहला टूल होता है वो गुफ्तशुनीद होता है। और गुफ्तशुनीद एक ऐसी चीज है खास तौर पर सियासतदान के लिए कि वो बंद कमरों में भी गुफ्तशुनीद कर सकता है अकेले बैठ के। और ये एक अहम टूल है जो अक्सर हम मेरे जनरेशन ने या मैंने कम से कम ये देखा है कि हमने इसे इग्नोर भी की है और अवॉइड भी की है। लेकिन हमारी हुकूमत की एक अच्छी पॉलिसी ये है कि वो हर उस बंदे या ग्रोह से बात करने के लिए तैयार है जो हमसे बात करना चाहता है। रही बात उसकी जो बात हमारे मासूमों का खून भी बहाए और फिर पाकिस्तान को मेरे मुंह में खाक तोड़ने की भी बात करे, तो उसको हम आईनी हाथों से निपटेंगे। रही बात जो लोग पहाड़ों की तरफ वो रुख कर रहे हैं, आज भी हम उन्हें कहते हैं कि ये मुल्क आपका है, ये हुकूमत आपकी है, ये रियासत आपकी है। आप इस सिस्टम का हिस्सा बन के सिस्टम को बदलें। आपके तमाम जितने भी आईनी डिमांड्स हैं, चाहे वो एजुकेशन के हद में हो, मेरिटोक्रेसी, इवन एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो, लेकिन शर्त ये है कि कॉन्फ्लिक्ट आप जरूर रखें हमारे साथ। कॉन्फ्लिक्ट सरफराज भुगटी किसको आप हमसे वादा करेंगे कि कभी भी वायलेंस में आप तब्दील नहीं करेंगे, ताकि ये सिर्फ मेरा या सरफराज भुगटी या किसी और की फ्यूचर की बात नहीं है, पूरे बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के नौजवानों की फ्यूचर की बात है। और हमें चाहिए कि हम बजाय वायलेंट तरीकों की तरफ बढ़ें, हम डिस्कोर्स करें, डिबेट करें, और पार्लिमान और जो फहमत की सियासत है, नेगोशिएशंस है, उस पे हम बिलीव रखें। सही, थैंक यू। नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन डिटेल हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।